हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस और इसमें हमारा टॉपिक है पॉइंट है ह्यूमनिज़्म, मानवतावाद। हम ह्यूमनिज़्म पे बात करेंगे। जैसा कि हमने पहले देखा कि 14th सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक जो यूरोपियन कंट्री थे उसमें कुछ ऐसे मतलब कल्चरल चेंजिंग हुए। वहाँ की जो प्राचीन जो ट्रेडिशन चले आ रहे थे उनमें जो चेंजेज हुए उनके बाद 19th सेंचुरी में 19वीं शताब्दी के जो हिस्टोरियन रहे हैं उन्होंने इस टाइम पीरियड के लिए एक लेबल लगाया इस पर ह्यूमनिज़्म का। ठीक है, कि ये जो टाइम पीरियड था वो था मानवतावाद का। तो इसी के उसमें हम आगे देखेंगे कि 15th सेंचुरी में जो ये टर्म है ह्यूमनिज़्म, इससे बना था ह्यूमनिस्ट। ठीक है, ह्यूमनिस्ट जो मानवतावादी थे वो किन के लिए यूज़ हो रहा था। ठीक है, 15th सेंचुरी द टर्म ह्यूमनिस्ट वाज यूज्ड फॉर मास्टर हु टोट ग्रामर, रेटरिक, अलंकार शास्त्र, ठीक है, पोइट्री। यानी कि इस टाइम पीरियड में 15th सेंचुरी में जो ह्यूमनिस्ट थे वो किन लोगों के लिए यूज़ हो रहे थे? ऐसे मास्टर, ऐसे अध्यापकों या शिक्षकों के लिए जो क्या पढ़ा रहे थे? ग्रामर, ठीक है, जो व्याकरण पढ़ा रहे थे, जो रेटरिक अलंकार शास्त्र पढ़ा रहे थे, ठीक है, पोइट्री जो कविताएं पढ़ा रहे थे, हिस्ट्री और मॉरल फिलोसफी जो नीति दर्शन पढ़ा रहे थे। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे अध्यापकों के लिए 15th सेंचुरी में ह्यूमनिस्ट जो टर्म है वो यूज हो रहा था। यानी उनको मानवतावादी कहा जाता था जो ये सब सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे। क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था कि ये जो सब्जेक्ट्स वो पढ़ा रहे हैं उन्हीं लोगों के विचारों में चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये 15th सेंचुरी में इनके लिए। दूसरा हम देखेंगे जो ह्यूमनिज़्म है। ठीक है, ह्यूमनिज़्म है ये कौन से शब्द से बना है, कौन से टर्म से बना है? तो ह्यूमनिज़्म बना है द लैटिन वर्ड ह्यूमनिटास। ठीक है, ह्यूमनिटास हिंदी में ह्यूमनिटास, फ्रॉम जो किससे बना है? फ्रॉम विच ह्यूमनिटीज़। ठीक है, ह्यूमनिटीज़ से बना है, ह्यूमनिटीज़। और ह्यूमनिटीज़ का मीनिंग यहाँ पे क्या है? कल्चर। ठीक है, संस्कृति। समझ गए? यानी जो संस्कृति शब्द है कहाँ से निकला है? वो ह्यूमनिटीज़ से। और संस्कृति का ही मीनिंग लोग क्या लगा रहे हैं? ह्यूमनिज़्म। अब हमें देखना ये है कि जो एक कल्चर, संस्कृति शब्द दिया वो किसने दिया? ठीक है, तो यहाँ पे एक नाम है सिसरो। सिसरो जो एक फिलोसफर हुए हैं, ये कहाँ के हैं? ये एक रोमन लॉयर थे। ठीक है, रोमन लॉयर हैं जो एक रोम के एक वकील हैं और क्या हैं? एसेइस्ट। ठीक है, निबंधकार हैं। ये एक निबंधकार है, यानी ये निबंध लिखते हैं जो उस टाइम के मेन जो टॉपिक्स थे उन पे। ठीक है, इनका टाइम पीरियड दिया हुआ है 106 से 43 BCE यानी ईसा पूर्व। ठीक है, ये टाइम उल्टा चल रहा है, यानी ये 1st सेंचुरी BCE का टाइम पीरियड है। तो सिसरो जो एक फिलोसफर हैं वो किसके कंटेम्प्रेरी हैं? ऑफ जूलियस सीजर जो एक रोम के शासक हुए हैं, ये उनके कंटेम्प्रेरी हैं, ये उनके समकालीन हैं। यानी कि जिस टाइम पीरियड में जूलियस सीजर का रोम में शासन था उसी टाइम पीरियड में सिसरो एक यहाँ पे फिलोसफर हुए हैं जिन्होंने जो ह्यूमनिटीज़ है उसका मीनिंग क्या बताया है? कल्चर। ठीक है, उसका मीनिंग क्या है? कल्चर। ये डेफिनेशन इन्होंने दी थी, सिसरो ने। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे तो इस टाइम पीरियड में जो ये चेंज हुए थे, ये नए आइडियाज़ आए थे, उसके बाद क्या हुआ? दीज रिवोल्यूशनरी आइडियाज़, ये जो क्रांतिकारी विचार लोगों के सामने आए थे उससे अट्रैक्ट किया किसको? जो यूनिवर्सिटी थी उनको, जो विश्वविद्यालय, जो इसमें लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो विश्वविद्यालय थे उसमें नए टॉपिक्स पढ़ाए जाने पर लगे थे। जैसे लॉ हो गया, ये एक मेन सब्जेक्ट बन गया था स्टडी के लिए। लॉ हो गया, लीगल स्टडीज़ वहाँ पे पढ़ाई जा रही थी। तो इस टाइम पीरियड में, ठीक है, इस टाइम पीरियड में जो ये क्रांतिकारी परिवर्तन हुए थे किसको लेकर? ह्यूमनिज़्म को लेकर, मानवतावाद को। तो ये इन आइडियाज़ की वजह से जो यूनिवर्सिटी थी उनको अट्रैक्ट किया अपनी तरफ इस सब्जेक्ट ने, इस टॉपिक ने। और यूनिवर्सिटी इस टॉपिक पे भी ध्यान देने लगी कि मानवतावाद भी एक सब्जेक्ट है और ये भी एक विचारधारा लोगों के सामने आई। ठीक है, तो अगर बात करें यूनिवर्सिटीज़ की तो इनमें सबसे मेन नाम आता है वो फ्लोरेंस यूनिवर्सिटी का। फ्लोरेंस यूनिवर्सिटी जो इसी टाइम पे अभी नई बनी थी, इस टाइम पे इसको अभी बनाया गया था। इन यूनिवर्सिटी ने क्या किया? एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया, कौन सा?
ह्यूमनिज़्म, ठीक है। ह्यूमनिज़्म पर इस यूनिवर्सिटी में सबसे पहले ध्यान देना स्टार्ट किया। और यहाँ से हम देखेंगे फ्लोरेंस यूनिवर्सिटी, जो फ्लोरेंस शहर है, फ्लोरेंस शहर, ये हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा है, क्यों फेमस था, क्यों फेमस था फ्लोरेंस शहर। दूसरा फ्लोरेंस शहर है ये पेट्रार्क के बारे में हमने पढ़ा था। फ्रांचेस्को पेट्रार्क जो थे, उन्होंने जो लीगल स्टडी या लॉ का पढ़ने का जो तरीका था उसको चेंज किया था। उनका क्या कहना था कि जो एंशिएंट का लिटरेचर है वहाँ से हमें लीगल स्टडी के जो टर्म है उसके जो एक्चुअल वर्ड हैं उनको वहाँ से सीखना चाहिए, जो एक्चुअल मीनिंग है हमें वो एंशिएंट लिटरेचर में मिलेगा, ठीक है। तो फ्रांसिस्को पेट्रार्क का ये होम टाउन था, ठीक है, यहाँ के फ्लोरेंस के थे। तो दूसरा हम बात करेंगे कि कोई भी शहर, जैसे कि फ्लोरेंस को हम जान रहे हैं पेट्रार्क के नाम से, ऐसे ही कोई भी शहर क्यों फेमस होता है, क्यों उसको जाना जाता है, ठीक है। ए सिटी इज़ नाउ बाई इट्स ग्रेट सिटीज़न एंड इट्स वेल्थ। या तो किसी शहर को जाना जाएगा उसके जो ग्रेट सिटीज़न हैं, महान नागरिक जो वहाँ के हुए हैं, जो काफ़ी पॉपुलर हुए हैं, काफ़ी फेमस हुए हैं, उनके नाम से, या फिर जो शहर है उसकी जो धन संपदा है उसके नाम से कोई शहर जो होता है उसको जाना जाता है। तो ऐसे ही इसी टाइम पीरियड में फ्लोरेंस शहर को क्यों जाना गया। फ्लोरेंस जो है, हमने कल भी पढ़ा था, फ्लोरेंस और वेनिस ये सबसे ज़्यादा मतलब कि ऐसे इनमें जो टाउन ग्रोइंग थे सबसे ज़्यादा हुए थे, ज़्यादा फेमस हुए थे ये शहर। तो क्यों? क्योंकि इसमें फ्लोरेंस में हमने आगे पढ़ेंगे कि दो ग्रेट सिटीज़न इसके हुए हैं। कौन कौन से? एक तो हैं दाते अल्जीरिया और दूसरे जोटो, ठीक है। दाते और जोटो, इन दोनों के नाम बहुत बार आते हैं, पूछा भी जाता है कि कहाँ के हैं, तो ये फ्लोरेंस के हैं। अब इन दोनों ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से फ्लोरेंस जो शहर है वो इतना मतलब कि जो फेमस हुआ उसको लोग जानने लगे। तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम दाते ने क्या किया, रोट ऑन रिलीजियस थीम्स। दाते एक राइटर थे जो रिलीजियस थीम पे, एक धार्मिक जो विचार थे उन पर लिखते थे, और ऐसे धार्मिक विचार जो प्राचीन रीति रिवाजों को दर्शा रहे हैं तो उनका ये खंडन करते थे, ठीक है। जैसे हमने इसमें पहले पढ़ा था कि चर्च का ये कहना था कि जो आप देखोगे कि जो उसका ब्रह्मांड में जो सेंटर है वो कौन है, अर्थ सेंटर है, लेकिन ऐसा गलत था। तो ऐसे धार्मिक विचारों का खंडन दाते ने स्टार्ट किया, ठीक है। तो सेकंड है इसमें जोटो। जोटो क्या है, एक आर्टिस्ट हैं जो पेंटिंग करते हैं, ठीक है। एन आर्टिस्ट हु पेंटेड लाइफ लाइक पोर्ट्रेट, ठीक है। यानी कि इन्होंने एक ऐसे रूप चित्र, पोर्ट्रेट और रूप चित्र कैसे रूप चित्र, ठीक है, नॉर्मल पेंटिंग नहीं ऐसी, क्योंकि इन्होंने जो पेंटिंग बनाई उसमें क्या डिफरेंस था। इन्होंने जो पेंटिंग बनाई वो ऐसी दिखने में ऐसी होती थी जैसे बिल्कुल सजीव है, जैसे आज के लिए हम बोलते हैं 3D पेंटिंग इन्होंने बनानी स्टार्ट की, जो बिल्कुल बेजान नहीं लगती थी, ऐसी सिर्फ पेंटिंग नहीं लगती थी, ऐसे उभर के उसमें जो बताया जा रहा था ऐसे लोगों के सामने आता था कि जैसे वो सजीव है, ठीक है, जैसे कि वो काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से इन्होंने पेंटिंग लोगों के सामने बनाई जो काफ़ी फेमस हुई, जोटो की, ठीक है, एक आर्टिस्ट हुए। अब जैसे आप देखोगे कि आज जो उस टाइम पीरियड में एक तो ह्यूमनिज़्म सब्जेक्ट लोगों के सामने आया, दूसरा ऐसे स्कॉलर्स हुए हैं जो पुराने विचारों का खंडन कर रहे हैं, जो एक तरीके से गलत विचार थे उनका खंडन कर रहे हैं। दूसरा ऐसी मतलब कि नई नई आर्ट और लर्निंग ऐसे सामने आ रही है। तो जो उस टाइम के टाउन थे वो सेंटर बन गए किसके, आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी के, ठीक है। एक नई नई कलाओं के वो सेंटर बन गए थे, आर्ट और लर्निंग के सेंटर बन गए थे ऐसे शहर, जैसे फ्लोरेंस, वीनस, ऐसे शहर जो हम निकल पड़े तो ये सेंटर बन गए थे, ठीक है। नेक्स्ट इसी में है रेनेसा मैन। जिस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं इसको रेनेसा नाम दिया गया था। रेनेसा नाम क्यों दिया गया था? क्योंकि रेनेसा पुनर्जागरण, यानी इस टाइम पीरियड में जो यूरोप के जो शहर थे उन्होंने पुनरुत्थान किया था, दोबारा से एक नई विचारधारा उनमें आई थी, तो इसी वजह से इसको रेनेसा कहा जाता है इस टाइम पीरियड को। तो रेनेसा मैन किसको कहा गया है? ऐसे मतलब कि आदमी, ऐसे व्यक्ति जो मतलब कि बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, बहुत सारे उनके पास स्किल्स हैं, ऐसे लोगों को रेनेसा मैन कहा गया है। रेनेसा मैन इज़ often used to describe a person with many interest and skills। ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारे इंटरेस्ट, जिसकी रुचियाँ हो, बहुत सारे रुचियाँ हो जिसकी किसी कार्य में, या फिर उसके बहुत सारे क्वेश्चंस, ऐसे लोगों को क्या कहा गया? रेनेसा मैन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, द ह्यूमनिस्ट
वे ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण, कि इतिहास है उसका मानवतावादी दृष्टिकोण कैसा रहा। तो इसमें बताया गया है कि एक टाइम पीरियड, जैसे हम पढ़ते हैं रोमन एम्पायर के बारे में, तो रोमन एम्पायर का टाइम पीरियड लगभग 3rd-4th सेंचुरी के आसपास में ख़त्म हो जाता है। तो वहीं से कहा गया है कि एक डार्क एज, एक अंधकार युग वहाँ से स्टार्ट होता है। ए डार्क एज हैड सेट इन आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर के ख़त्म होने के बाद में एक डार्क एज, एक अंधकार युग का शुरुआत मतलब हो गई थी उस टाइम में। और जैसे आप सेकंड देखेंगे, द टर्म मिडिवल एजेस एंड मिडाइवल पीरियड, मध्यकालीन जो युग है वो यूज किया जाने लगा, वाज यूज फॉर द मिलीनियम, ठीक है, थाउजेंड्स ईयर, यानी 1000 जो सालों का टाइम पीरियड था उसके लिए यूज किया जाने लगा मिडिवल पीरियड आफ्टर द फॉल ऑफ रोम, ठीक है, रोम जो साम्राज्य था उसके पतन के बाद से जो हज़ारों साल अब तक बीते 15th सेंचुरी तक, तो उस टाइम पीरियड को क्या नाम दिया है, मिडिवल एज, ठीक है, मिडिवल एज इसको कहा गया है। ये एज वाइज इसका डिवाइड किया गया है। जैसे इसमें है कि रोम एम्पायर के ख़त्म होने के बाद 5th सेंचुरी से 14th सेंचुरी तक का जो टाइम पीरियड है उसको मिडिल एज कहा गया है। उसमें भी इसका डिवाइड कैसे किया गया है, जैसे 5th सेंचुरी से 9th सेंचुरी तक का इसमें डार्क एज कहा गया है, उसको अंधकार युग, यानी बहुत ही एक खतरनाक युग वो रहा है जिसमें लोगों के साथ में मतलब कि गलत व्यवहार हुए हैं। जैसे कि उस टाइम पीरियड में चर्च का जो दबाव था लोगों पे इतना ज़्यादा था कि अगर लोगों ने चर्च का विरोध भी किया है तो उनको सरेआम मार दिया जाता था, उनको फांसी दे दी जाती थी चौराहे पे लटका के, ऐसे ऐसे मतलब इस तरीके से उनका मर्डर किया जाता था कि लोग उन चीज़ों को देख के घबरा जाते थे कि चर्च के विरुद्ध में अगर हमने कुछ कहा तो ऐसी ही सज़ा इनको दी जाएगी। तो इसको एक अंधकार युग उस टाइम पीरियड को कहा गया है। और ऐसे ही 9th सेंचुरी के बाद आप देखोगे 9th सेंचुरी से 11th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है उसको अर्ली मिडिल पीरियड कहा गया है, कि वो आरंभिक जो है मध्य युग है, ठीक है। और 11th सेंचुरी से 14th सेंचुरी का टाइम पीरियड है जो बाद के यानी कि उत्तर मध्यकाल उसको कहा गया है। और लास्ट 15 जो सेंचुरी का स्टार्टिंग था उसको क्या कहा है, मॉडर्न एज, उसको आधुनिक युग कहा गया है, कि उस युग में एक चेंज, एक परिवर्तन सोसाइटी में, एक समाज में होने लगा था, ठीक है। तो ऐसे इनको डिवाइड किया गया है सेंचुरी वाइज, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारा है, हाँ लेकिन इसमें ये है कि प्रेजेंट डे की अगर बात करें, प्रेजेंट डे में जैसे जो हिस्टोरियंस हैं उनका क्या मानना है, जो स्कॉलर्स हैं उनका मानना है कि ऐसे किसी भी एक ईरा है, जो एक एज है, उसको हम डार्क एज नाम नहीं दे सकते। वो अनफेयर है, वो मतलब सही नहीं है उस टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उस टाइम पीरियड में अगर कुछ गलत हुआ है तो कहीं अच्छा भी रहा होगा, तो उसको पूरे तरीके से डार्क एज, अंधकार युग हम नाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें साइंस एंड फिलोसफी, विज्ञान और दर्शन, द अरब्स कंट्रीब्यूट, जो अरब्स लोग हैं उनका योगदान। नेक्स्ट टॉपिक है साइंस और विज्ञान, और उसमें अरब्स लोगों का योगदान क्या रहा है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे इन 14th सेंचुरी, 14वीं शताब्दी में मैनी स्कॉलर्स बिगन टू रीड ट्रांसलेट वर्क ऑफ ग्रीक राइटर्स, ठीक है। 14वीं शताब्दी में आके जो वहाँ के स्कॉलर्स थे, विद्वान थे, उन्होंने क्या स्टार्ट किया, जो ग्रीक राइटर्स थे, ग्रीक राइटर्स जो यूनानी लेखक थे, यूनानी लेखकों का जो उन्होंने लिखा हुआ था, जो उनकी कीर्तियाँ थी, रचनाएं थी, उनको ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर दिया अदर लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे ग्रीक राइटर्स जैसे प्लूटोर, अरस्तु, प्लूटोर, अरस्तु काफ़ी फेमस राइटर रहे हैं। इसी को अरबिक लैंग्वेज में प्लूटो को क्या कहा गया है, अफलातून, ठीक है। ये इनके ट्रांसलेट होने के बाद में है, क्योंकि उससे पहले ट्रांसलेट नहीं हुआ था। लोगों को 14th सेंचुरी के पहले भी जो टाइम पीरियड था, जैसे 5th सेंचुरी से और 14th सेंचुरी का बीच का जो टाइम पीरियड रहा, उसमें भी लोगों को इनके बारे में पता था, जो राइटर रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में, जो साहित्यकार वहाँ पे रहे हैं उनके बारे में लोगों को पता था। लेकिन उस टाइम पीरियड में जो है उनको ट्रांसलेट नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, किसका डर था, चर्च का, ठीक है, चर्च का डर था, जो वहाँ पे तानाशाह शासक थे उनका डर था, इस वजह से। और तो ये आके अचानक से 14 और 15th सेंचुरी में आके ये चेंजेस होने लगे कि जो वहाँ का लिटरेचर था उसको ट्रांसलेट किया जाने लगा अदर लैंग्वेज में। तो प्लूटो और अरस्तु
प्लूटो को अरबिक लैंग्वेज में क्या कहा गया है? अफलातून, ठीक है, अफलातून। और अरस्तु को एरिस्टोटल, अरस्तु को क्या कहा गया है? एरिस्टोटल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे आगे इसमें जब ये चेंजेस हुए तो जो यूरोपियंस स्कॉलर थे, यूरोपियन जो स्कॉलर थे, उन्होंने जो उनके खुद के जो मतलब कि टेक्स्ट उनके पास थे तो उनको क्या करने लगे? ट्रांसलेट करने लगे। यूरोपियन स्कॉलर रीड ग्रीक इन अरबिक ट्रांसलेशन, जो ग्रीक में लिखा हुआ जो साहित्य था उनके पास में, यानी यूनानी भाषा में लिखा हुआ जो साहित्य था उसको अरबिक भाषा में, अरबी भाषा में उसको ट्रांसलेट करने लगे। क्यों ट्रांसलेट करने लगे? ताकि जो अरब कंट्री हैं, ठीक है, दूर दराज के जो कंट्री हैं, देश हैं, वो भी उस साहित्य को समझ सके। और ये होता है कि मतलब जो इनके आइडियाज़ थे वो उनकी शेयरिंग हो चुके हैं, मतलब उनको शेयर किया जा सके। और ये जो ज्ञान है, नॉलेज है, इसको दूर दराज के क्षेत्रों में दूर दूर तक इसको फैलाया जा सके। जिससे क्या होगा? जब अपने ज्ञान को हम दूर दूर तक फैलाएंगे तो उससे क्या होगा? हमारे साहित्य को लोग समझेंगे, हमारा जो लिटरेचर है उसको समझेंगे, और हमारे देश की जो उपलब्धियां हैं उनको लोग समझेंगे, ठीक है। इसलिए इनको ट्रांसलेट किया जाने लगा। दूसरा है जो ग्रीक स्कॉलर थे यानी जो यूनानी विद्वान थे, उन्होंने अरबिक और पर्शियन जो फारसी, अरबिक और जो फारसी राइटर थे, ठीक है, फारसी राइटर थे, उनकी रचनाओं को, उनके जो बुक थी उनको ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। किन के लिए? यूरोपियंस लैंग्वेज में और यूरोपियंस लोगों के लिए, ताकि जो अरब का साहित्य है, ग्रीक का साहित्य है, उनको कौन समझ सके? यूरोप के लोग समझ सके, जो यूरोप की कंट्री हैं वो समझ सके। इसलिए इन्होंने भी स्टार्ट करना कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है, तो इसमें जो ट्रांसलेट किए गए वो कौन से टॉपिक थे जिनको सबसे ज़्यादा ट्रांसलेट किए गए? तो इसमें आप देख सकते हो जैसे नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान, मैथमेटिक्स, गणित, ठीक है, मेडिसिन, और उसके बाद आप देख केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, ठीक है। और एक इसमें आता है एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल शास्त्र। खगोल शास्त्र क्या होता है? जो हम जिसमें ब्रह्मांड के ये उल्का पिंड और ग्रहों उपग्रहों का जिसमें अध्ययन किया जाता है, खगोल शास्त्र, उसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ सब्जेक्ट थे जिनको ट्रांसलेट किया गया। नेक्स्ट इसमें आता है कि ऐसे कौन से राइटर थे जिनके जो बुक थी उनको सबसे ज़्यादा ट्रांसलेट किया गया या वहाँ से सबसे ज़्यादा नॉलेज मिली है। तो फर्स्ट इसमें हम देखेंगे टोलमी। फर्स्ट कौन है? टोलमी की बुक का नाम है अलमजेस्ट, ठीक है। अलमजेस्ट बुक का क्या नाम है? अलमजेस्ट। और ये ग्रीक लैंग्वेज में लिखी गई है। पहले ये किस में लिखी गई थी? ग्रीक लैंग्वेज में, और बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया अरबिक लैंग्वेज में, ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज में। और जो टोलमी है ये भी यहाँ पे एक ग्रीक राइटर हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नाम आता है इब्न सीना, और इनको अरबी लैंग्वेज में एविसीना भी कहा गया है, ठीक है। इनके जो बुक्स थे, थर्ड इसमें आता है अल राजी। अब आप यहाँ पे नाम से ही देख सकते हो, जैसे टोलमी है वो ग्रीक राइटर हैं, इब्न सीना और अल राजी हैं वो मुस्लिम राइटर हैं। ऐसे ही जो एक अरबिक राइटर हुए हैं उनकी भी जो बुक्स हैं वो ट्रांसलेट की गई। तो अल राजी की यहाँ पे है ए मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया, आयुर्विज्ञान का विश्वकोश, इनकी बुक का नाम है। इन्होंने ये बुक लिखी है, इनको ट्रांसलेट किया गया कौन सी लैंग्वेज में? ग्रीक लैंग्वेज में, ठीक है। ये अरबिक में लिखी हुई बुक है और इनको ट्रांसलेट किया ग्रीक लैंग्वेज में, ठीक है। नेक्स्ट इसमें फोर्थ हम देखेंगे, एक अरबिक राइटर हुए हैं इब्न रसूद, ठीक है, इब्न रसूद। उन्होंने ये देखोगे इस पे जो हमारा दर्शन शास्त्र है, ठीक है, दर्शन शास्त्र पे उनका जो ज्ञान था उसको बहुत ज़्यादा उसके बारे में, दर्शन शास्त्र के बारे में उन्होंने लिखा है। इब्न रसूद जो एक अरबिक राइटर हुए हैं, ठीक है। तो ये जो इस टाइम पीरियड में चेंज हुए ह्यूमनिज़्म को लेकर, उसके बाद में स्लोली जो यूनिवर्सिटियाँ थी इसको एक्सेप्ट करने लगी कि ये भी एक मतलब कि आज का विषय बन गया है। और जो स्कूल्स थे यूनिवर्सिटी में, इसको एक स्टडी सब्जेक्ट के रूप में माना जाने लगा टाइम, ठीक है। तो ऐसे ही ये हमारा ह्यूमनिज़्म वाला जो टॉपिक है ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।